हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में राउल्ट का नियम। देखिए, बिलियन चैप्टर में राउल्ट का नियम इतना इम्पोर्टेंट है कि लगभग हर साल ही पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। तो जो राउल्ट का नियम है ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये बिलियन चैप्टर का है। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, लेकिन ये लिखने के लिए भी आता है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसे आप ज़रूर देखिए और ध्यान से समझिए कि राउल्ट का नियम है क्या। जो कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है लर्न केमिस्ट्री जीडी और हमारा नाम भी है जीडी। तो हम लोग देखिए पढ़ते हैं इसमें कि राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो लिखा है राउल्ट का नियम, तो राउल्ट ही एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपना जो काम किया, जो प्रोसेस बताया, वो इस पे बताया है कि आवाष्पशील आवाष्पशील जिसमें वाष्प बनता ही ना हो, आवाष्पशील वैद्युत अनापघट्य पदार्थ। जैसे कि पहले हम लोग देखते हैं कि वैद्युत अनापघट्य पदार्थ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पात्र हो और उसमें कुछ ऐसा घोला जाए जो वैद्युत अनापघट्य हो। अपघट्य क्या होते हैं? जो अपने आयनों में टूट जाए। जैसे कि अगर हम लोग लेते हैं एक पात्र इस तरीके से कि एक पात्र ले लें और उस पात्र में भरें विलयन। एक पात्र ले लें और उसमें कोई विलयन बना दें। अब ये जो विलयन बनाया गया है, ये विलयन कैसा होना चाहिए? आवाष्पशील होना चाहिए, वैद्युत अनापघट्य होना चाहिए। तो अगर हमको इसे बनाना है वैद्युत अनापघट्य, वैद्युत अनापघट्य अनापघट्य अगर हमको बनाना है वैद्युत अनापघट्य, तो वैद्युत अनापघट्य देखिए क्या होते हैं कि जैसे अगर हम लोग लेते हैं KCl, NaCl या HCl, ये सब क्या हैं? ये सब होते हैं वैद्युत अपघट्य। ये सब क्या हैं? अपघट्य हैं। तो ये सब अपघट्य हैं। जैसे कि अगर हम इनको देखेंगे तो ये अपने प्लस और माइनस आयनों में टूट जाते हैं। जो अपने प्लस माइनस आयनों में टूट जाते हैं उन्हें हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य, और जो अपने प्लस माइनस आयनों में नहीं टूटते उनको कहते हैं हम वैद्युत अनापघट्य। जैसे कि अगर हम इसमें मिला दें इसमें शुगर, तो शुगर में देखिए क्या लिया जाएगा? जैसे कि चीनी जो आपने अभी बताया है शुगर में यही चीज़। तो यहाँ देखिए क्या होगा कि शुगर क्या होता है कि शुगर का सूत्र हो जाएगा C12H22 वो 11। ये जो सूत्र है आपने लिखा है C12H22O11, ये जो है शुगर का सूत्र है। क्या इसमें प्लस माइनस आयन बन सकता है? नहीं, इसमें प्लस माइनस आयन नहीं बन सकता। तो ये क्या हो जाएगा? वैद्युत अनापघट्य। जैसे आपसे कोई पूछ सकता है कि कुछ पानी में घुलते हैं, कुछ उसमें टूटते हैं। तो अगर इस विलयन जो पानी लिया गया है इसमें अगर हम NaCl KCl जैसे पदार्थ डालेंगे तो वो अपने आयनों में टूट जाएंगे और वो बन जाएंगे वैद्युत अपघट्य। और अगर वो अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, जैसे कि हम उसमें चीनी डाल दें, ग्लूकोस मिला दें, चीनी ग्लूकोस है ना, ग्लूकोस, ये सब अगर हम उसमें मिलाते हैं तो ये सब उसमें टूटने वाले नहीं हैं। तो ये सब आ जाएंगे वैद्युत अनापघट्य में। और हमको राउल्ट के नियम में यही चीज़ समझना है, आवाष्पशील पर पढ़ना है। आपको पता है कि ठोस का विलयन अगर बनाया जाए तो वो ठोस विलयन बनता है, द्रव ठोस का बनाया जाए तो वो द्रव का विलयन बन जाएगा। तो आप ऐसे विलयन को हमारे वीडियो में जाके आप पहले से शुरुआत से और भी तमाम वीडियो हैं, शुरू से आप एक एक करके एक हेडिंग तैयार करके वहाँ से देखिए, प्रॉपर हर चीज़ आपको समझ में आएगी। तो अब हम लोग इसी चीज़ को आगे देखते हैं इनकी परिभाषा के माध्यम से। परिभाषा क्या होती है कि जब किसी विलायक में आवाष्पशील वैद्युत अनापघट्य पदार्थ मिलाया जाता है
तो उसके आपेक्षित वाष्प दाब में अवनमन होता है, और इसी जो ये अवनमन होगा उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं परिभाषा, और फिर इनके परिभाषा के माध्यम से हम लोग एक एक चीज़ यहाँ देख पाएंगे। तो अब इनकी परिभाषा हम लोग देखते हैं कि राउल्ट एक वैज्ञानिक हैं, है ना। तो यहाँ देखिए इनकी परिभाषा क्या बन जाएगी। परिभाषा 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 कि जब किसी विलायक में, यहाँ देखिए इनकी परिभाषा क्या होगी कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनापघट्य पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन का मतलब क्या होता है। अवनमन का मतलब कमी होता है। तो इस परिभाषा को आप समझिए कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनापघट्य पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके आपेक्षित वाष्प दाब में अवनमन विलय के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो जो अभी हम आपको बताए हैं पीछे, वही चीज़ ये परिभाषा बन के आई है। देखिए आप इसको समझने की कोशिश करिए। लिखा है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनापघट्य पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके आपेक्षित वाष्प दाब में अवनमन का मतलब कमी होता है, और विलय के मूल प्रभाज के क्या होगा, वो समानुपाती होता है, या आप कह सकते हैं बराबर होता है। तो इस परिभाषा में जो भी आपको हम बताए हैं इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ये छोटे से छोटे माध्यम में समझिए है। अब हम लोग इसी को दो केस में देखेंगे, एक फर्स्ट एक सेकंड। जो परीक्षा में आपको लिखने के लिए होता है वो आप शॉर्टकट में छोटा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको वही चीज़ जेईई नीट तक तैयारी करनी है या और भी आगे आपको पढ़ना है तो आप इसमें सब देख लीजिए। एक ही वीडियो में हम आपको पूरा राउल्ट के नियम को बता देंगे, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए। कहते हैं कि जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। एक कहावत है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। एकाएक कोई खा के घोड़ा नहीं बनता है, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। यहाँ देखिए कि हम लोग इसे देखेंगे दो केस में। केस नंबर 1 पद मान सकते हैं इसको। पद नंबर एक में हम लोग देखते हैं कि वाष्पशील विलय प्लस वाष्पशील विलायक। अब ये कहेंगे भैया ये वाष्पशील विलय और वाष्पशील विलायक क्या है? जिसमें वाष्प बनता हो जिसमें वाष्प बनता हो और वो विलय हो, और जिसमें फिर वाष्प बनता हो और विलायक हो, तो ऐसे पदार्थों को हमको इस चैप्टर में लेना ही है। तो वाष्पशील विलय प्लस वाष्पशील विलायक, ये इसी माध्यम से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ देखिए जब इसमें आप विलयन बनाते हैं इनका, तो वाष्पशील विलयन भी बनता है, विलयन भी बनता है।
तो हम लोग ओलेटाइल साइल्यूट प्लस ओलेटाइल सॉल्वेंट बराबर ओलेटाइल सॉल्यूशन। तो इसी चीज़ को बस आपको समझना है। और यहाँ देखिए इस फिगर के माध्यम से इस तरीके से, और दूसरा पात्र हमको लेना है इस तरीके से, जो कि दोनों बंद हो। तो दोनों जब बंद होगा तो इसमें देखिए क्या होगा कि तो आपको दो अलग अलग पात्र लेना है और दोनों पात्र में आपको बनाना है सल्यूशन। जब आप दोनों में सल्यूशन बनाएंगे अलग अलग, तो आपको पता है कि अगर हम दरो दरों का मिश्रण बनाते हैं तो दरों का विलयन बनता है, ठोस ठोस का विलयन बनाते हैं तो ठोस ठोस का विलयन बनता है। अगर ये चीज़ आपको जानना है तो हमारी पहली वीडियो जाके देखिए, वहाँ आपको हर चीज़ प्रॉपर समझ में आएगी। तो जो इसमें आपको बताया जा रहा है कि एक पात्र में आपको लेना है दरों का ही विलय और दूसरे पात्र में आपको लेना है दरों का ही विलायक। तो ये चीज़ आप देखते रहिए प्रॉपर और समझने की कोशिश करिए कि जब हम यहाँ कोई दरव ले लेंगे, दरव, और इसमें भी ये भी क्या है, कोई दरव है, लेकिन ये काम करेगा किसके लिए, ये काम करेगा विलय के लिए। ये किसके लिए काम करेगा, विलय के लिए। और ये किसके लिए काम करेगा, ये काम करेगा विलायक के लिए। लेकिन दरों दरों का दोनों विलयन होना चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या होगा कि इसमें कुछ वाष्प भी बनता है, कुछ वाष्प भी बनता है इस तरीके से, क्योंकि जब आपको पढ़ाया जा रहा था साम्यावस्था, जो कि चारों तरफ से क्या होती है, बंद होती है। तो इसे ध्यान से देखिए कि जो इस पात्र में लिया गया है, जो इस पात्र में लिया गया है, तो उसके लिए हम लोग मान लेंगे P0 A, शुद्ध विलय का वाष्प दाब। और फिर जो इसमें वाष्प बनता है, जो इसमें वाष्प बनता है, उसको हम लोग मान लेंगे P0 B, P0 B। अब ये P0 B जो हो जाएगा P0 B, ये हो गया विलायक का आंशिक वाष्प दाब। ये विलय का वाष्प दाब, ये विलायक का आंशिक वाष्प दाब। ये दोनों जो पात्र लिए गए हैं, इनका कुछ ना कुछ मूल प्रभाज भी होता है। तो जो मूल प्रभाज होगा वो इसका होगा विलय का मूल प्रभाज, और जो इनका लिया जाता है वो होगा XB विलायक का मूल प्रभाज। तो इन दोनों पात्रों में देखिए हम लोग तैयार कर लिए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि आपको दो पात्र लेना है, उन दोनों पात्रों में बनाना है आपको विलयन। जैसे कि आपको पहले बता दिए कि ठोस ठोस का विलयन भी बनता है दरों दरों का। तो इसमें कोई आपको दरों का विलय लेना है, इसमें कोई दरों का विलायक लेना है। इसमें भी कुछ वाष्प बनेगा और उसको हम लोग मान लेंगे P0 A। इसमें कुछ वाष्प बनेगा, इसमें मान लेंगे हम लोग P0 B। अब ये PA क्या है, ये विलय का आंशिक वाष्प दाब है, और P0 B क्या है, ये विलायक का आंशिक वाष्प दाब है। सोचिए इनके वाष्पों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए किसी तीसरे बर्तन में, तो यहाँ देखिए अगर आपको इनके वाष्प को किसी तीसरे पात्र में, किसी तीसरे पात्र में आपको रखना है, तो इनके वाष्प को आपको एक साथ जोड़ना पड़ेगा, एक साथ इसको किसी पात्र में रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए जब आप इनके वाष्प को किसी दूसरे पात्र में एक साथ रखेंगे तब क्या होगा। तो यहाँ देखिए बनता है इसमें भी कुछ कि जो इनके विलय हैं और विलायक हैं वो इस पात्र में आके क्या होंगे, एक साथ मिल जाएंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ हम लोग बना देते हैं किसी दूसरे रंग से, इधर ये वाला, फिर ये, और दूसरा जो है ये दूसरा हो गया विलय के लिए। एक विलायक के लिए काम करेगा और एक विलय के लिए। जो ये वाला लिया गया है उसको हम लोग मानेंगे PA, और जो दूसरा वाला है उसको हम लोग मानेंगे PB।
तो जो पीए और पीबी है तो ये आके यहाँ विलयन बन चुका है। विलयन बन चुका है और आपको पहले हम बताए हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है विलयन की अपेक्षा। और देखिए, जब आप विलयन बना देते हैं किसी चीज़ का तो वो आके एक साथ मिल जाता है और उसके बाद उसका शुद्धता ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ इसीलिए ये पी ए हो गया और ये पी बी हो गया, क्योंकि जब आपने इसको मिला लिया तो ये विलयन बन गया है। इस समय ये विलयन नहीं है, विलय और विलायक दोनों अलग अलग हैं। अब इस पात्र में जो इनके वाष्प हैं वो पी ए और पी बी है। हेनरी के नियम में हम आपको पढ़ाए हैं कि जो आप ध्यान से यहाँ समझने की कोशिश करिए कि, और फिर इसमें बताया गया है कि दूसरा वाला कि पी प्रपोर्शनल यक्स, पी प्रपोर्शनल यक्स, कि जब आप जब आप पी प्रपोर्शनल यक्स लिखते हैं मतलब कि जो उसका आंशिक वाष्प दाब है वो विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती है, तो प्रेशर के साथ उसका मोल प्रभाज भी बढ़ता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए और देखिए कि यहाँ लिखा गया है ये, तो आपको इसी चीज़ को ध्यान से समझना और लिखना है यहाँ कि अगर हम लोग इसमें देखेंगे पहले तो पी, इसका कुछ फार्मूला होता है, तो यहाँ हो जाएगा पी ए प्रपोर्शनल यक्स ए, पी ए प्रपोर्शनल यक्स ए। तो वही चीज़ अभी आपको हम बताएं कि जो पी प्रपोर्शनल यक्स होता है वो मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो पी ए प्रपोर्शनल यक्स ए लिखा है, मतलब ये विलय का आंशिक वाष्प दाब है और ये विलय का मोल प्रभाज है। तो यहाँ देखिए ये फार्मूला बन जाएगा इसके बाद कि जब आप प्रपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है। अब वो कांस्टेंट क्या होगा कि इसके जगह पे हो जाएगा पी ए बराबर पी नॉट ए यक्स ए। और दूसरा जब हम लोग इसी में फार्मूला बनाएंगे पी बी प्रपोर्शनल यक्स बी, तब इसका फार्मूला बन के आता है पी बी बराबर पी नॉट बी यक्स बी। कहेंगे पी ए या पी बी प्रपोर्शनल कैसे है, तो इसमें देखिए क्या होगा कि इसमें तो भी मोल प्रभाज होगा, इन दोनों के लिए इनका भी मोल प्रभाज है ना, यक्स ए है और फिर यक्स बी है, दोनों का मोल प्रभाज इसमें शामिल है। तो यहाँ देखिए कि जो आप पी ए और पी बी का मान निकाले हैं तो इसके लिए आप निकालेंगे कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब के लिए अब कुल वाष्प दाब के लिए जैसे फार्मूला आपको बनाना है वो फार्मूला क्या बन के आएगा इसमें कि टोटल इसमें जब आप निकालेंगे तो पी टी बराबर कुल वाष्प दाब पी ए प्लस पी बी। अब यहाँ लिखेंगे कि पी ए और पी बी का मान रखने पर, अगर पी ए तथा पी बी का मान रखने पर पी ए और पी बी का मान रखने पर, अगर आप पी ए और पी बी का मान रखते हैं तो यहाँ देखिए ये जो फार्मूला बन के आता है वो फार्मूला क्या बन के आएगा, पी टी बराबर पी नॉट ए यक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये जो सूत्र बन के आया है ये किसका फार्मूला हो गया, कुल वाष्प दाब का। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है। ये फार्मूला किसका आया है, राउल्ट के नियम का। राउल्ट एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने यही बताया था कि कुल वाष्प दाब बराबर क्या होता है, विलय का आंशिक वाष्प दाब इंटू विलय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का आंशिक वाष्प दाब इंटू विलायक का मोल प्रभाज। तो पी टी बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये हो गया। अब हम लोग इनके ग्राफ के लिए देखेंगे कि इसमें जो ग्राफ बनता है इनका, जैसे कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, ये सब बताने के लिए बस आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, तब फिर हम लोग आगे देखते हैं। जब आप नोट कर लेंगे तो फिर बता दीजिएगा।
पात्र में देखिए बना था कि दो अलग अलग पात्र, तो दो अलग अलग पात्र अगर दिया हो और उसमें ग्राफ के लिए हम लोग सूत्र प्राप्त करेंगे कि अगर अगर इसमें देखिए दिया हो कि पी नॉट ए का वाष्प ज़्यादा बन जाए पी नॉट बी से, ये वाला कि पी नॉट ए का वाष्प ज़्यादा बन जाए पी नॉट बी से, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए देखते रहिए आप लोग कि हम लोग इनके लिए क्या करेंगे कि इनके लिए बनाएंगे फार्मूला। तो यहाँ आपको पता है कि एक फार्मूला होता है मोल प्रभाज का। मोल प्रभाज का फार्मूला क्या होता है कि यक्स ए प्लस यक्स बी बराबर कितना होता है 1। अगर इसमें से यक्स बी का मान निकाला जाए तो यक्स बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस यक्स ए, 1 माइनस यक्स ए। अब ये जो फार्मूला बन के आया है, इस फार्मूले को हम लोग किस में प्रयोग करेंगे, जो अभी अभी आपने कुल वाष्प दाब का सूत्र पढ़ा है, पी टी बराबर पी नॉट ए यक्स ए प्लस पी नॉट बी यक्स बी। ये सूत्र अभी आपने पढ़ा है कि कुल वाष्प दाब बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। आप ध्यान से देखिए, बस आपको क्या करना है कि जहाँ एक्स बी दिया है वहीं इस मान को रख देना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ देखिए बन गया फार्मूला ये कि पी टी बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और यक्स बी के जगह पे हम लोग रखेंगे 1 माइनस यक्स ए। तो ये फार्मूला बन के आ जाएगा पी टी बराबर पी नॉट ए यक्स ए प्लस पी नॉट बी। इसका अंदर इधर भी गुणा होगा इसके साथ, और इसका गुणा फिर यहाँ भी होगा दोनों में। तो पी नॉट बी फिर माइनस इसके साथ जब गुणा करेंगे तो पी नॉट बी यक्स ए। बस आपको इतना थोड़ा सा समझना है कि यहाँ बन जाएगा पी टी बराबर, अगर हम इसको यहाँ रखें, पहले ये लिखिए पी नॉट ए यक्स ए, और ये वाला आप इसके साथ रखिए तो पी नॉट बी यक्स ए। आपको ये देखिए बस इतना देखना है कि ये यहाँ लिखा है और ये वाला हम ले जाके यहाँ लिखे हैं, और ये वाला आप यहाँ लिख सकते हैं कि प्लस पी नॉट बी। बस आपको कुछ नहीं करना है, आगे पीछे कर देना है केवल। अगर हम इसमें फार्मूला बनाएंगे तो यहाँ देखिए इसमें से यक्स ए क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है, बचेगा यहाँ पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी और प्लस का पी नॉट बी। ये जो फार्मूला बना है इसमें आपको ग्राफ के लिए यही सूत्र याद रखना है। तो जब आप इस सूत्र को याद रखेंगे तभी जाके उस ग्राफ को बना पाएंगे। तो ये सूत्र आप यहाँ ज़रूर याद रखिए, तभी आप ग्राफ उसका ग्राफ निर्माण कर पाएंगे। दूसरा देखिए कि अगर दूसरे पात्र का मान लिया जाए, क्योंकि उसमें पता तो होता ही नहीं है कि किसका वाष्प ज़्यादा हो सकता है या किसका कम हो सकता है। तो दोनों के लिए आप मान लीजिए कि अगर दोनों में अलग अलग मान आ जाए तो क्या करेंगे। तो एक बार हम लोग देखेंगे इसमें कि पी नॉट ए बड़ा था किससे, पी नॉट बी से। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका मान जो बड़ा होगा वो किससे बड़ा होगा, पी नॉट ए से बड़ा होगा। तो इस पे अब हम लोग मान रखते हैं इसका कि देखिए अगर यही सूत्र यक्स ए प्लस यक्स बी बराबर 1 हो तो यहाँ फिर हम लोग निकालेंगे यक्स ए बराबर 1 माइनस यक्स बी। यही फार्मूला है आपको कहाँ रख देना है, कुल वाष्प दाब के सूत्र में। तो यहाँ देखिए अब हम लोग यही इसी फार्मूले को इसमें रखेंगे तो यहाँ बन जाएगा पी टी बराबर पी नॉट ए यक्स ए प्लस पी नॉट बी यक्स बी। वही सूत्र है, बस आपको इसका मान क्या करना है, रख देना है उसी में। तो पी टी बराबर जब आप इसमें मान रखेंगे तो पी नॉट ए 1 माइनस यक्स बी प्लस पी नॉट बी यक्स बी।
बस आपको प्रॉपर ये देखते रहना है कि इसमें बनेगा क्या। तो पी टी बराबर आपको ये अंदर गुणा करेंगे तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए यक्स बी होगा, क्योंकि इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें भी गुणा होगा, प्लस पी नॉट बी यक्स बी। अब बस आपको क्या करना है कि आगे पीछे करके उसको सेट करना है। तो बस आप फार्मूला बना दीजिए। यहाँ देखिए हम लोग इसको लिखेंगे आगे, तो पी नॉट बी यक्स बी, और ये वाला आप लिखिएगा यहाँ पी नॉट ए यक्स बी, और प्लस का आपको फिर कहाँ लिख देना है, ये पी नॉट ए लास्ट में। अब जैसे आप यहाँ फिर इनका फार्मूले का कॉमन लेंगे, वो भी कॉमन क्या होगा, यक्स बी, तो यहाँ जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और प्लस का यहाँ हो जाएगा पी नॉट ए। ये जो फार्मूला दूसरा बन के आया है ये भी ग्राफ के लिए है। तो ये जो फार्मूला बन के आए हैं दोनों, ये दोनों के दोनों धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इन सूत्रों को आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप उनका ग्राफ बना सकते हैं, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन का मान। तो ये जो बनाया गया है ये आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ग्राफ इनका कैसे बनता है, राउल्ट के नियम का ग्राफ। तो इन्हें आप यहाँ देखिए ध्यान से कि अगर आपको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनता है दो तरीके से। पहले आपको लेना है पी ए बराबर पी नॉट ए यक्स ए। अब यहाँ देखिए आपको इन दोनों में मान रखना है अलग अलग, इन दोनों में मान अलग अलग आपको रखना है। एक बार मान इसका रखेंगे एक्स ए बराबर 0, और दोबारा आप एक्स बी बराबर इसी का मान कितना रखेंगे, 1। अब कहेंगे भैया 0 और 1 ही क्या हम रख सकते हैं? नहीं, जैसे आपको पता है कि जब आप मूल प्रभाज आपको पढ़ाया गया होगा तो उसमें कहा गया था कि मूल प्रभाज का मान 1 से ज़्यादा नहीं होता है, 1 से ज़्यादा मूल प्रभाज का मान नहीं होता है। तो यहाँ देखिए वही चीज़ रखा गया है, या तो आप 0 रखिए या तो 1 रखिए, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मूल प्रभाज का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को आप प्रॉपर देखिए कि हम लोग दो ग्राफ एक साथ बनाने की प्रयास करेंगे, दो ग्राफ एक साथ बनाने का प्रयास करेंगे, जो कि एक सरल रेखा का ग्राफ बनेगा। तो यहाँ आप इस चीज़ को ध्यान से देखते जाइए, और दूसरे ग्राफ के लिए भी इसका मान हम यहाँ लिख देते हैं कि दूसरे ग्राफ के लिए बस आपको प्रयोग करना है पी बी बराबर पी नॉट बी यक्स ए। अब इसमें बस आपको क्या करना है कि यक्स बी बराबर एक बार आपको 0 रखना है, और दोबारा फिर यक्स बी के लिए इसका मान 1 रखना है। क्यों? क्योंकि मूल प्रभाज का मान 1 से अधिक होता ही नहीं है। बस आप प्रॉपर इस ग्राफ को देखते जाइए और समझते जाइए कि इसमें हमें करना क्या है। देखिए इसमें एक सरल रेखा का ग्राफ बनता है, जिसमें हम y बराबर एम एक्स प्लस सी पे तुलना कर सकते हैं। अब y बराबर एम एक्स प्लस सी पे तुलना करने के बाद जो इनका ग्राफ बन के आता है वो इस तरीके से बन के आएगा कि अगर हम लोग यहाँ एक सरल रेखा का ग्राफ बनाते हैं, पहले सरल रेखा का ग्राफ, तो पहले वाले के लिए इस पे जब हम लोग देखेंगे तो इधर से बनेगा ग्राफ इसका इस तरीके से। अब जो इस तरीके से इसमें ग्राफ बन के आएगा राउल्ट के नियम का, तो यहाँ देखिए कि ये वाली जो लाइन है ये उस मूल प्रभाज की लाइन है, यक्स ए की लाइन है, और ये जो लाइन है वो पी ए की लाइन है। ये उसका आंशिक दाब है और ये उसका मूल प्रभाज है। यदि हम यहाँ यक्स ए का मान 0 रखते हैं तो इस पे मान बढ़ेगा नहीं, लेकिन इधर आके इस साइड में वो यक्स ए का मान अगर 1 हो जाए तो 1 होने का मतलब कुछ तो बढ़ेगा अपने जगह से, और वो बढ़ते हुए कहाँ आएगा, मान लीजिए कुछ यहाँ आया है 1। क्यों? क्योंकि इसका मान थोड़ा आपको ऊपर रखना है जिससे वो ग्राफ अच्छे से
बन सके। तो यहाँ ये बन गया या कि पी नॉट ए। अब कहेंगे भैया ये पी नॉट ये क्या है, यहाँ भी आप पी ए माने हैं। पी नॉट ये क्या है कि अभी आप जाके पीछे देखिए कि उसमें हम आपको बताए हैं कि जहाँ लिखा था पी ए परपोर्शनल एक्स ए, तो परपोर्शनल का चिन्ह हटाए थे तब जाके हम वहाँ लगाए थे पी नॉट ए। वही चीज़ ये पी नॉट ए है जो कि उसमें एक समानुपाती का मान दिखाता है, और वही ये समानुपाती का चिन्ह आपको यहाँ से इसमें प्रॉपर जोड़ देना है। जब आप इसमें प्रॉपर जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका पी नॉट ए। तो इसके लिए ये पहले वाले के लिए ये वाला ग्राफ हो गया। अब हम लोग इसी ग्राफ में दूसरा देखते हैं। ये स्लोप मतलब ढाल के लिए दिखाया गया है। किसके लिए है, ये पहले वाले पे। अब हम लोग इसी ग्राफ में इसके माध्यम से देखते हैं कि इस पे क्या होगा। कि यदि आप यही ग्राफ इस पे बनाते हैं इस तरीके से, उसी ग्राफ को इस वाली लाइन पे, तो इस पे हम लोग मान लेंगे पी बी की लाइन है, और ये मूल प्रभाज्य एक्स बी की लाइन हो जाती है। दोनों सेम है। बस आपको इतना एक रखना है याद कि ये वाला ग्राफ इधर से है और ये वाला ग्राफ इधर से है। तो ये जो दोनों ग्राफ इसमें एक साथ जोड़ा गया है, इसे आप जब बड़े ध्यान से देखेंगे फिर दोबारा वीडियो को, तो ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए क्या होगा कि अगर हम यहाँ एक्स ए का मान 0 रखते हैं तो यहाँ एक्स ए का मान फिर कितना होगा, वो यहाँ एक्स बी का मान रखना है। एक्स बी का मान 0 रखते हैं तो यहाँ एक्स बी का मान कितना हो जाएगा, 1। क्यों, और जब 1 होगा तो ये इसका कुछ मान बढ़ेगा। आपको पता है कि जो विलय शुद्ध विलय होता है, शुद्ध विलायक होता है, उसका वाष्प दाब ज़्यादा होता है विलयन की अपेक्षा। तो यहाँ देखिए क्या है कि पी नॉट ए का वाष्प ज़्यादा बन रहा है और पी नॉट बी का जो वाष्प होगा वो कम होगा। तो कम होने का मतलब यहाँ कुछ इस ग्राफ को बनाया जाएगा, इसमें यहाँ आपको बनाना है। तो जब यहाँ आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा पी नॉट बी। तो इस वाले में आपको ये ध्यान से देखना है कि यहाँ ही आएगा इसका ग्राफ, तो आप इसको ए यहाँ मिला दीजिए। अब ये जो आप ग्राफ बनाए हैं दोनों, तो ये वाली लाइन यहाँ से मिल जाएगी जब इस पे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी। ये चीज़ आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि एक ग्राफ इस तरीके से बना है, दूसरा ग्राफ इस तरीके से बना है। ये पी ए के लिए ये पी ए वाली लाइन है और ये पी बी की लाइन है। तो यहाँ पी नॉट ए है और यहाँ पी नॉट बी है। तो जो आपको हम इस ग्राफ में बनाए हैं, इस वीडियो को आप दोबारा फिर से जब देखेंगे तो हर चीज़ आपको प्रॉपर समझ में आएगी। तो इस पे हम लोग बनाएंगे कुछ अलग से थोड़ा सा ग्राफ। यहाँ देखिए इन दोनों के लिए कुल वाष्प दाब जो आया है पी ए प्लस पी बी, वो ये वाली लाइन दिखाती है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें जो धनात्मक विचलन होता है वो ऊपर की तरफ दिखाया जाता है इस तरीके से। उसी ग्राफ पे ऊपर की तरफ आप अगर डैश डैश की लाइन दिखाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन ये हो गया धनात्मक विचलन के लिए ग्राफ। और इसी ग्राफ की तरह एक सेम ग्राफ और हम बनाएंगे और वो लाइन क्या रहेगी नीचे की तरफ, तो वो बन जाएगा आपका ऋणात्मक विचलन। तो यहाँ देखिए धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के लिए इस चीज़ को आप प्रॉपर ध्यान से देखिएगा। तो अब हम ये इस साइड का एक मिटा देते हैं और फिर हम लोग इसी ग्राफ को देखते हैं फिर से, या अगर बन जाए तो इसी पे आप लोग देखिए कि एक छोटा सा हम बना देते हैं कि ग्राफ इस तरीके से हम इसी पे बनाने का प्रयास करते हैं कि अगर इसी पे बन जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको समझने में एक ही पेज पे अच्छा होगा, नहीं तो ये कम समझ में आएगा जब दोबारा आप बनाएंगे। तो पी नॉट ए है और ये लाइन जो बनेगी
इसी ग्राफ में ये वाला कुछ यहाँ होगा, पी नॉट बी है, यहाँ से ये लाइन आप मिला दिए हैं, इस पे ये वाला मिला है। सेम ग्राफ आपको बनाना है ऋणात्मक विचलन के लिए, इसीलिए हम कुछ इसमें बदल नहीं रहे हैं। तो पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी, ये लाइन वही है। बस आपको इतना इसमें करना है कि जो यहाँ एक्स ए बराबर 0 है और यहाँ तब एक्स ए बराबर कितना रखा गया था, 1 रखा गया था। यहाँ बस आपको फिर एक्स बी बराबर कितना करना है, 1, और यहाँ एक्स बी बराबर कितना करना है, 0। ये लाइन एक्स ए और एक्स बी के लिए है, ये लाइन पी ए के लिए दिखाई गई थी और ये लाइन पी बी के लिए। बस आपको अब क्या करना है इसमें कि अगर आप ये चीज़ नीचे की तरफ दिखाते हैं इस तरीके से, तो ये ग्राफ दिखाएगा किसके लिए, ऋणात्मक विचलन कोण के लिए। तो इन दोनों ग्राफों को आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि जो इस ग्राफ में आपको बताया गया है वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हो जाएगा ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। तो इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से याद रखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो ना समझ में आया हो तो एक बार दोबारा फिर से देखिए, हर चीज़ आपको प्रॉपर समझ में आएगी, वो भी ध्यान से। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं आगे। दो मतलब कि पद नंबर 2 आप इसे याद रखिएगा, पद नंबर 2 याद अब आपको रखना है। ये पद, 2 पद में क्रिया मतलब राउल्ट का नियम पूरा होता है। तो यहाँ देखिए कि इसमें आपको लेना है आवाष्पशील, आवाष्पशील, आवाष्पशील विलय, आवाष्पशील विलय, प्लस आपको लेना है इसमें वाष्पशील विलायक, वाष्पशील विलायक। अब ये जो दोनों एक साथ बन के आएगा वो बन के आएगा क्या, आवाष्पशील विलयन, यही केस नंबर 2 है कि उसमें आपको लेना है आवाष्पशील विलय और वाष्पशील विलायक, तब जाके इसमें आवाष्पशील विलयन बनता है। और ये चीज़ हमको वैद्युतनाभ घट पे पढ़ना ही था पूरा। तो बस आपको एक बात इसमें हमको थोड़ा सा समझाना है, तब उसके बाद ये फार्मूला आप बनाइए कि आप जब एक पात्र लेंगे इस तरीके से, तो आपको पता है कि जो शुद्ध विलय होता है, शुद्ध विलायक होता है, उसका वाष्प दाब ज़्यादा होता है किसकी अपेक्षा, विलयन की अपेक्षा। तो जो शुद्ध वाष्प बनता है, जैसे मान लीजिए इसमें क्या लिया गया है, शुद्ध विलायक, और शुद्ध विलायक के लिए हम लोगों को मान लेना है इसमें पी ए है, पी नॉट ए है शुद्ध विलायक के लिए। अब हम लोग दूसरा एक पात्र बनाते हैं, दूसरा, और उस पात्र में आपको लेना है क्या, विलयन, उस पात्र में आपको लेना है विलयन। अब बताइए, आप खुद सोचिए कि अगर आपके घर में चाय बन रही हो, अगर आपके घर में चाय बन रही हो, तो चाय जब आप बनाते हैं तो उसके पहले चीनी डालने से पहले पानी बहुत तेज़ी के साथ उबलता है। अब उबलते हुए पानी में ले जाके आप एकाएक चीनी डाल दीजिए। अब जैसे आप चीनी डालते हैं तैसे उसका उबलना कम हो जाता है, और जैसे उसका उबलना कम होगा तैसे उसमें वाष्प बनना कम हो जाता है। और जब वाष्प बनना कम हो जाता है तो धीरे धीरे फिर टेम्परेचर पे आएगा, लेकिन वो शुद्ध विलायक की अपेक्षा हमेशा क्या होगा, कम ही रहता है। तो ये क्या मान लेना है, शुद्ध विलायक। और यहाँ आपको क्या मान लेना है, पी ए जो लिखा है वो लिखा है विलयन का वाष्प दाब, यहाँ जो है ये विलयन का है। और दोनों के दोनों जो बात हो रही है इस पे, ये दोनों जो बात कर रहे हैं आप लोग इस पे, तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये दोनों के दोनों वाष्प
वाष्पशील होने चाहिए क्योंकि राउल्ट का नियम ही वाष्पशील पर पढ़ा गया है जो कि विद्युत तनाव घट्ट है। तो यहाँ देखिए दोनों परिवर्तन के लिए हम मान निकालेंगे इनका, तो जो मान आएगा डेल्टा पी बराबर, मतलब कि राउल्ट के नियम में जो इनका परिवर्तन आप निकालेंगे, डेल्टा पी बराबर यहाँ हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए। मतलब कि जो विलायक होगा उसका वाष्प ज़्यादा होता है, उसमें से आपको विलयन का वाष्प क्या करना है, घटाना है। तो जब आप उसमें से उसका घटाएंगे मान, तभी तो आप बता पाएंगे कि उसमें परिवर्तन कितना हुआ है। इस चीज़ को आप प्रॉपर समझिए पहले कि अगर आपको उसमें परिवर्तन बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो यहाँ देखिए हम लोग इसी चीज़ को पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे कि पी ए बराबर, यहाँ अगर हम पी नॉट ए मान रखे हैं और इसका मान रख दिया जाए तो पी नॉट ए एक्स ए, ये होता है किसका मान, पी ए का मान। तो इसका मान होता है, तो यहाँ डेल्टा पी बराबर पी नॉट ए अगर आप कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा 1 माइनस एक्स ए। अब यहाँ देखिए पी डेल्टा पी बराबर, तो पी नॉट ए और इसके जगह पे हो जाएगा बी। तो जब आप फार्मूला बनाएंगे तो डेल्टा पी बराबर यहाँ आप भेज दीजिए पी नॉट ए बराबर एक्स बी। अगर आप इसकी जगह पे फार्मूला रखते हैं डेल्टा पी की जगह पे, तो पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए बराबर एक्स बी। ये जो फार्मूला बन के आया है, इसी फार्मूला को आप जानते हैं क्या कहा जाता है, इसी फार्मूला को कहा जाता है RLVP, रिलेटिव लिविंग वेपर प्रेशर। इसी फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, RLVP, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी। अवनमन का मतलब कमी। इस चीज़ को अगर आपको प्रॉपर नहीं समझ में आया है तो फिर से देखिए, हर चीज़ आपको इसमें हम बताए हैं। यहाँ जो RLVP लिखा है, रिलेटिव लिविंग वेपर प्रेशर, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी। तो ये जो फार्मूला आप पढ़ के आए हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए बराबर एक्स बी, अगर आप एक्स बी का उसमें फार्मूले का मान रखते हैं तब जाके वो एक फार्मूला बन के आता है जिस पे आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। यहाँ अगर आपको अगर इसमें सवाल लगाना भी है तो आपको क्या करना होगा कि इसका मान निकालना होगा। अब हम लोग देखिए इसका मान भी निकाल लेते हैं। यहाँ ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी आपको, बस आप देखते रहिए कि अगर इसके मान पे ये रखा जाए तो क्या होगा, कैसे फार्मूला बन के आएगा, RLVP का फाइनल फार्मूला क्या है। तो हम लोग यहाँ देखिए निकालेंगे पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए बराबर एक्स बी की जगह पे अगर हम लोग जो मूल प्रभाज का सूत्र पढ़ के आए हैं वो रखें तो पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए। जाके आप मूल प्रभाज वाली हमारी वीडियो एक बार देखिए, हर चीज़ आपको प्रॉपर समझ में आएगी कि ये अगर हम इसमें किसी फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं तो वो फार्मूला कहाँ से है। बिना पढ़ाए तो हम आपको यहाँ बता नहीं रहे हैं, तो आप पीछे की वीडियो ज़रूर देखिए तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ होगा NB बटे NA प्लस NB। अगर आपको केवल XB का मान इसमें बताना है, जैसे लिखा है NB, यहाँ भी लिखा है NB और यहाँ लिखा है NA, तो इसमें से आपको NB को क्या मानना है, नगण्य। अब कहेंगे भैया ये नई कौन सी बात आ गई, नगण्य वाली। नगण्य वो होता है जो, जैसे समझ सकते हैं कि एक बाल्टी पानी ले लीजिए और उसमें चीनी का 1-2 दाना डाल दीजिए, रहेगा तो
पर उसमें ना के बराबर, वही होता है नगण्य। तो इसमें आपको मान लेना है इस चीज़ को कि जो यन ए है वो बड़ा है किससे, यन बी से। ये चीज़ आपको मान लेना है इसमें कि यन ए का मान बड़ा होगा यन बी से, तो यन बी क्या हो जाएगा, एक नगण्य के बराबर। तो यहाँ देखिए जो आपको फार्मूला बनाना है, तो पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए बराबर बचेगा यन बी बटे यन ए। बस आपको फार्मूला रख देना है पी नॉट ए बटे पी नॉट ए बराबर डब्लू बी गुणे यम बी और पूरे का बटा डब्ल्यू ए बटे यम ए। जानते हैं आप कि ये यहाँ चला जाता है और ये सीधे ऊपर। तो यहाँ जो ये फार्मूला बन के आएगा इसका, तो फार्मूला बनेगा पी नॉट ए माइनस पी ए पूरे का बटा पी नॉट ए और बराबर हो जाएगा यहाँ डब्लू बी गुणे यम ए पूरे का बटा यम बी गुणे डब्लू ए। ये जो फार्मूला बन के आया है यही चीज़ आपको प्रॉपर याद रखना है। इस सूत्र में आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखना है, इसी फार्मूले को, और इसी फार्मूले पे सभी सवालें लगेंगी जो भी राउल्ट के नियम पे रहेगा। यही हो गया RLBP का सूत्र। जो फाइनल फार्मूला होता है वो यही फार्मूला है। इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखिए, जो कि एक क्या है, IMP सूत्र बनाता है। तो अब यहाँ जाके राउल्ट का नियम ख़त्म होता है